हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। आज का टॉपिक है कम्युनिकेबल डिसीजेज़ ऑफ मीज़ल। मतलब हम इसमें ये पीएसएम के टॉपिक हैं और हम इसमें कम्युनिकेबल डिसीज़ कवर करेंगे जिसमें मीज़ल्स और इन्फ्लुएंज़ा, टीबी, एड्स ये सारी चीज़ें आती हैं। ठीक है, तो इसमें हम प्रिवेंशन, इरेडिकेशन, इसके प्रोग्राम्स जिस डिसीज़ से रिलेटेड उसके प्रोग्राम्स आए हैं, हम उसमें वो सब डिस्कस करेंगे। डिसीज़ कैसे अकर हो रही है, कौन सा कॉजेटिव एजेंट है, उससे लेकर हम प्रिवेंशन तक डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज हमारी ये पहली वीडियो है कम्युनिकेबल डिसीज़ पे, मीज़ल्स। और भी हम 1-2 वीडियो अपलोड कर चुके हैं, जैसे एपिडेमियोलॉजी है और है ना वेक्टर बॉर्न डिसीज़ेज़ का फर्स्ट एक पार्ट है और उसमें एक और पार्ट हमने अपलोड कर दिया था जो कि था टीबी का। ठीक है, फर्स्ट ये वीडियो है मीज़ल्स की, तो हम आज इसे शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो उसे शेयर कीजिए। और अगर आपको नोट्स चाहिए, हैंड रिटन नोट्स चाहिए, तो आप हमारे चैनल को जॉइन कर सकते हैं, मेंबरशिप ले सकते हैं। थैंक यू। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये जो मीज़ल्स है वो चाइल्डहुड में हाईली इन्फेक्शियस डिसीज़ है। सबसे ज़्यादा ये चाइल्डहुड में मिलती है। किससे कॉज़ होती है? पैरामिक्सोवायरस से। और क्या है कि है ना, ये एसोसिएटेड है हाई मॉर्टेलिटी और हाई मॉर्बिडिटी से। ठीक है, मतलब क्या है कि डेवलपिंग कंट्रीज़ में इसके बहुत सारे, इससे जो मरने वाले लोग हैं, डेथ रेट इसका हाई है और इसका मतलब कि बीमारी इसमें मतलब इसकी वजह से बहुत होती है। इससे मीज़ल्स की वजह से लोग बहुत बीमार पड़ते हैं और मरने वाले लोग भी बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, मीज़ल्स अकर इन ओनली इन ह्यूमन, केवल ह्यूमन में होती है और इसका कोई एनिमल रिजर्वायर नहीं है। अब आते हैं हम इसके एपिडेमियोलॉजिकल फैक्टर या फिर डिटर्मिनेंट्स पे। इसमें क्या है कि हम इसके एजेंट पढ़ेंगे। एजेंट के बाद इसका सोशल फैक्टर और मतलब एपिडेमियोलॉजिकल जो ट्राइड होता है हम वो पढ़ेंगे। जैसे कि एजेंट होता है, होस्ट होता है और एनवायरनमेंट होता है। ठीक है, एजेंट होता है, होस्ट होता है और एनवायरनमेंट होता है। तो इसमें क्या है कि हम इसकी तीनों चीज़ पढ़ेंगे। एजेंट क्या है, कौन कौन, मतलब क्या एजेंट हो सकता है, जैसे कि हमने पढ़ा कि आरएनए पैरामिक्सो वायरस से होता है। और क्या है कि है ना, ये ह्यूमन बॉडी के बाहर सर्वाइव नहीं कर सकता, बट इसको हम सेल कल्चर मतलब कल्चर करके ग्रो कर सकते हैं। ये मैन ही इसका रिजर्वायर है। ठीक है, सोर्स ऑफ इन्फेक्शन क्या है, हम एजेंट में ही पढ़ रहे हैं अभी। इसके एजेंट में हम 4 हेडिंग पढ़ रहे हैं: एजेंट, सोर्स ऑफ इन्फेक्शन, इन्फेक्टिव मटेरियल और कम्युनिकेबिलिटी। ठीक है, एजेंट हमने पढ़ लिया है, अब हम सोर्स ऑफ इन्फेक्शन पढ़ते हैं। मैन ही इसका एक सोर्स ऑफ इन्फेक्शन है जो कि ट्रांसमिट करता है और कैरियर कोई हमने देखा नहीं है। ठीक है, इन्फेक्टिव मटेरियल में क्या है कि नोज से ये ट्रांसमिट हो सकता है, नोज, थ्रोट और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से। ठीक है, कम्युनिकेबिलिटी क्या है कि मीजल्स इज हाईली इन्फेक्शियस ड्यूरिंग प्रोड्रोमल पीरियड एंड एट द टाइम ऑफ इरेप्शन। मतलब क्या है कि अ, 2 फ़ेज़ेज़ होती हैं, मतलब फ़ेज़ेज़ तो और भी होती हैं, लेकिन हाइली इन्फेक्शियस कौन-सी फ़ेज़ में होता है? प्रोड्रोमल फ़ेज़ में और ये इरप्टिव फ़ेज़ में। प्रोड्रोमल फ़ेज़ में क्या होता है? फ़ीवर, कोराइज़ा, कॉप्लिक स्पॉट, ये जो प्रोड्रोमल फ़ेज़ है 2 टू 4 डेज़ तक रहती है। इरप्शन फ़ेज़ में क्या होता है? मैक्युलोपैपुलर रैश, जो कि मतलब रैशेज़ हो जाते हैं जिनको हम बोलेंगे मैक्युलोपैपुलर रैश। ये 5 टू 6 डे तक रहते हैं। ठीक है, पीरियड ऑफ कम्युनिकेबिलिटी इज़ 4 डे बिफोर एंड 4 डे आफ्टर द अपीयरेंस ऑफ रैशेज़। मतलब क्या है कि रैशेज़ होने से पहले 4 दिन पहले तक और रैशेज़ होने के 4 दिन बाद तक इन्फेक्टिव पीरियड होता है। अब हम आते हैं होस्ट फैक्टर पे। होस्ट फैक्टर में अब उसकी मतलब किस में होता है ये, कितने एज के बच्चों में होता है? एज होती है 6 मंथ से 3 ईयर के एज में ये ज़्यादा मिलते हैं। ठीक है, सेक्स में क्या है, मेल और फीमेल दोनों में इक्वल मिलता है। इम्यूनिटी, एक बार अगर मीज़ल्स से अगर वो इम्यूनाइज़ हो जाता है, अगर एक बार वो मीज़ल्स से इन्फेक्ट हो जाता है तो उसकी लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी हो जाती है। ठीक है, लेकिन जो दोबारा अटैक हैं वो रेयर होते हैं। इन्फेंट्स आर प्रोटेक्टेड बाय मैटरनल एंटीबॉडीज़
अप टू 6 मंथ ऑफ एज जो इन्फेंट्स होते हैं वो मैटरनल एंटीबॉडीज़ से ही बचे बचे हुए रहते हैं, मतलब उनके लिए मैटरनल एंटीबॉडी ही काफ़ी है 6 मंथ एज तक के लिए, ठीक है। न्यूट्रिशन में अगर हम न्यूट्रिशन फैक्टर देखें तो इसमें क्या है कि जो मीज़ल्स है, मीज़ल्स माल नरिश चिल्ड्रन में बहुत सीरियस होता है, मतलब बहुत जल्दी भी होता है, क्योंकि उनमें क्या है कि पुअर सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी होती है। तो इससे हम क्या देखते हैं कि है ना, मतलब एंटीबॉडी या फिर सेल मीडिएटेड, मतलब जो इम्यूनाइजेशन होता है वो इम्पॉर्टेंट होता है। इम्यून सिस्टम हमारा स्ट्रॉन्ग होना ज़रूरी है, जिससे मीज़ल्स नहीं होगा, ठीक है। अब हम आते हैं इन्वायरमेंटल फैक्टर पे। ये वायरस जो है वो किसी भी सीज़न में स्प्रेड हो सकता है, और ये कॉमन है इंडिया में ड्यूरिंग विंटर और अर्ली स्प्रिंग, जैन टू अप्रैल तक, ठीक है। अब इंक्यूबेशन पीरियड देखते हैं इसका। 10 डेज़ पे 10 अगर है ना, जब इन्फेक्शन हो जाएगा तो उसके 10 डे तक, मतलब 10 डे पर फीवर होगा। 14 डेज़ पे रैशेज़ अपीयर होंगे। 7 डेज़ पे 7 डेज़ पर क्या होगा कि है ना, 7 डेज़ पर क्या होना चाहिए, वैन मीजल इन्फेक्शन इज आर्टिफिशियली इंड्यूस बाय पासिंग रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, मतलब क्या है कि हम उसे आर्टिफिशियली इंड्यूस करा रहे हैं, तब उसके सिम्टम्स दिखेंगे। जैसे कि हम कोई वैक्सीन दे रहे हैं तो उसमें 7 to 14 डेज़ तक उसका इंक्यूबेशन पीरियड रहेगा, ठीक है। क्लिनिकल फीचर्स 3 स्टेजेस होती हैं। फर्स्ट है प्रोड्रोमल स्टेज, जिसमें ये क्या है कि हाईली इन्फेक्शियस स्टेज है, 10 डे पे शुरू होती है आफ्टर इन्फेक्शन, ठीक है। बिगिन 10 डेज आफ्टर इन्फेक्शन, लास्ट अंटिल डे 14, ठीक है। 10 to 14 डेज तक रहती है ये प्रोड्रोमल स्टेज। कैरेक्टराइज्ड बाय फीवर, कोराइजा, कफ, रेडनेस ऑफ आई, लेक्राइमेशन और फोटोफोबिया। रैशेज़ के अपीयर होने से पहले 9 डेज़ तक, मतलब अप्रॉक्सीमेटली 9 डेज़ पर कॉप्लिक स्पॉट्स जो हैं वो हमें दिखेंगे, और ये पैथोग्नोमिक साइन होता है मीज़ल्स का। अगर हमें कॉप्लिक स्पॉट्स दिख रहे हैं तो उससे हम कंफर्म कर सकते हैं कि मीज़ल्स है, ठीक है। तो कॉप्लिक स्पॉट्स होते क्या हैं, सॉल्ट क्रिस्टल अपीयर ऑन बक्कल म्यूकोजा अपोजिट टू दी फर्स्ट एंड सेकंड मोलर। बक्कल म्यूकोसा पे सॉल्ट क्रिस्टल टाइप के स्पॉट्स दिखेंगे, जो कि है ना फर्स्ट और सेकंड मोलर के अपोजिट होते हैं। अब हम आते हैं सेकंड फेज पे, जो कि होती है इरप्टिव फेज। अब ये क्या है कि है ना, ये इट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय मैक्यूलोपैपुलर रैश, ठीक है। इसमें रैशेस दिखते हैं। मैक्यूलोपैपुलर रैश जो होते हैं वो बिगिन बिहाइंड द ईयर के पीछे से शुरू होते हैं, और फिर कुछ ही घंटे में फेस और नेक पर स्प्रेड हो जाते हैं, फिर पूरी बॉडी पे एक्सटेंड हो जाते हैं। ये जो रैशेस होते हैं ये इंट्रैक्ट, मतलब ये किसकी वजह से होते हैं, ये है ना इम्यून टी सेल्स का इंट्रैक्शन होता है वायरस सेल से। जो वायरस होंगे, वायरस का हमारे इम्यून सिस्टम से इंट्रैक्शन होता है, जिसकी वजह से रैशेज डेवलप होते हैं, ठीक है। इन पेशेंट विद डिफेक्टिव सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी उनमें रैशेज नहीं होंगे, ठीक है। अगर हमारी इम्यूनिटी अच्छी है तो हमें रैशेज होंगे, क्योंकि हमें उसमें इंटरेक्शन दिख रहा है, हमें उसमें फाइट दिख रही है। लेकिन अगर किसी पेशेंट में अगर सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी नहीं है तो उसमें रैशेज नहीं दिखेंगे, क्योंकि उसमें कोई वो नहीं हो रहा, उसमें कोई इंटरेक्शन नहीं हो रहा, ठीक है। अब हम आते हैं पोस्ट मीजल स्टेज पे। इसमें क्या है कि है ना, वेट लॉस होगा, ग्रोथ रिटार्डेशन होगी, डायरिया हमें देखने को मिल सकता है, जो कि मोस्ट कॉमन कॉज होता है डेथ का। कैंडिडियासिस, रीएक्टिवेशन ऑफ पल्मोनरी टीबी, अगर किसी इंसान को पहले टीबी हो चुका होगा तो अगर मीजल्स से वो इन्फेक्ट हो जाता है तो उसका रीएक्टिवेशन भी हो सकता है। कॉम्प्लिकेशन, मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन होते हैं डायरिया, निमोनिया, ओटाइटिस मीडिया। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में हम क्या देख सकते हैं, निमोनिया, ब्रोंकाइटिस, ओटाइटिस मीडिया। सीएनएस में क्या देख सकते हैं, फेब्राइल कॉन्वर्जन, इंसेफेलाइटिस, एसएसपीई, जिसको हम सब एक्यूट स्क्लेरोजिंग पैन इंसेफेलाइटिस बोलते हैं, ठीक है। जीआईटी में क्या देखने को मिलेगा, गैस्ट्रोएंटराइटिस देखने को मिल सकता है, हेपेटाइटिस और अपेंडिसाइटिस। मीजल्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कॉजेज स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन एंड प्रीमेच्योर डिलीवरी, अगर है ना प्रेगनेंसी में मीजल्स हो जाता है तो हमें उसमें अबॉर्शन देखने को मिल सकता है और प्रीमेच्योर डिलीवरी। अब हम आते हैं प्रिवेंशन पर, क्या हम इसको प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं। तो मीज़ल वैक्सीनेशन, मतलब वैक्सीन देकर, और इम्यूनोग्लोबुलिन्स देकर, जिसकी इम्यूनिटी लो है उसको हम इम्यूनोग्लोबुलिन प्रोवाइड कर देंगे, और वैक्सीनेशन कि उसको आगे कभी हो ना, उसका हम ध्यान रखेंगे। तो मीज़ल वैक्सीनेशन में क्या है,
देखिए, ये आगे भी काम आएगा जब हम एनआईएस पढ़ेंगे, नेशनल इम्यूनाइज़ेशन शेड्यूल, तो आप इसको यहाँ भी याद कर सकते हैं, ठीक है? तो मीज़ल वैक्सीनेशन कौन से टाइप की हम वैक्सीन देते हैं? लाइव एटेन्यूएटेड, फ्रीज़ ड्राइड वैक्सीन देते हैं। स्ट्रेन कौन से यूज़ होते हैं? ज़ैग्रेब स्ट्रेन और स्वार्ड्स स्ट्रेन। ज़ैग्रेब स्ट्रेन मोस्ट कॉमन है। डोज़ इसकी क्या है? 0.5 ml। रूट सबक्यूटेनियसली देते हैं। साइट एंट्रोलेटरल एस्पेक्ट ऑफ थाई, थाई के सामने की तरफ, मतलब ये अगर थाई है तो ये लेटरल है, ये मीडियल है, तो है ना हम यहाँ पे देंगे एंट्रोलेटरल एस्पेक्ट ऑफ थाई, मतलब यहाँ कहीं देंगे, ठीक है? एज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन अकॉर्डिंग टू द NIS नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल, तो उसकी एज क्या होनी चाहिए? 9 मंथ्स तक हमें इसे दे देना है। लेस देन 6 मंथ हम कब देंगे? जब कोई एपिडेमिक हो रहा होगा या फिर माल न्यूट्रिशन हो रहा होगा, तब हम उसे लेस देन 6 मंथ पे देते हैं, ठीक है? लेकिन जो स्पेसिफिक एज है हम उसे 9 मंथ पे देना शुरू कर देंगे, ठीक है? डाइल्यूएंट फॉर रिकंस्टिट्यूशन, डिस्टिल्ड वाटर और स्टेराइल वाटर यूज़ किया जाता है। देखिए, जो वैक्सीन ये वाली होती है वो पाउडर फॉर्म में होती है, ठीक है? तो अब हम उसे वैक्सीन मतलब एक लिक्विड फॉर्म में कैसे बनाएँगे? डिस्टिल वाटर या फिर स्टेराइल वाटर से, ठीक है? तो उसमें जब हम रिकंस्टिट्यूशन करेंगे, जब हम है ना उसका मिक्सिंग करेंगे, तो क्या है कि हमें कम से कम 1 घंटे पहले तक उसको 1 घंटे यूज़ करने से 1 घंटे पहले तक उसको रिकंस्टिट्यूट करके रखना है, ठीक है? मतलब क्या है कि उसको मिक्स करके रखना है। पाउडर को जो पाउडर वाली वैक्सीन होगी, उसको डिस्टिल वाटर में हमें मिला के रखना है 1 घंटे पहले ही उसे देने से, ठीक है? प्रोटेक्शन एफिकेसी मोर देन 95%, ठीक है? तो ये अच्छी है। ड्यूरेशन ऑफ प्रोटेक्शन लाइफ लॉन्ग, एक बार दे देंगे तो फिर लाइफ लॉन्ग ये काम काम करेगी, ठीक है? कोल्ड चेन टेम्परेचर फॉर स्टोरेज, जो हम वैक्सीन को स्टोर करके रखते हैं तो उसका टेम्परेचर क्या होना चाहिए? +2 to 8 डिग्री सेल्सियस। अब कॉन्ट्रा इंडिकेशन, इसको हम प्रेगनेंसी में नहीं देते हैं। एडवर्स इफेक्ट क्या हो सकते हैं? टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम हो सकता है। टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम क्या होता है? ये मीज़ल वैक्सीन अगर कंटामिनेटेड हो या फिर सेम वाइल मतलब 1 से 2 मतलब 1 या 1 से ज़्यादा सेशन में यूज़ कर ली हो। मीज़ल वैक्सीन कंटामिनेटेड हो मतलब इन्फेक्टेड हो, या फिर मतलब या फिर सेम वाइल 1 से ज़्यादा सेशन में काम कर ली हो, ठीक है? इट इज़ ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ प्रिजर्वेटिव इन वैक्सीन। ये कंडीशन किस वजह से हो सकती है कि है ना वैक्सीन में प्रिजर्वेटिव्स ना हो। प्रिजर्वेटिव प्रिवेंट्स बैक्टीरियल और फंगल कंटामिनेशन। जो प्रिजर्वेटिव होते हैं वो बैक्टीरियल और फंगल कंटामिनेशन से उसको बचाते हैं, मतलब क्या है कि उसमें इन्फेक्शन नहीं होने देते, ठीक है? इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ इंड्यूस्ड वैक्सीन 7 डेज तक का होता है, जो कि हमने पहले पढ़ा था कि अगर हम आर्टिफिशियल इंडक्शन कर रहे हैं, इंड्यूस कर रहे हैं वैक्सीन को, तो फिर है ना उसका टाइम पीरियड क्या होगा? 7 डेज। नॉर्मली 10 डेज होता है। ये किस वजह से होता है? इट इज़ बिकॉज इन नेचुरल इन्फेक्शन, वायरस जो होता है वो एंटर करता है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से और फिर एंटर करता है ब्लड स्ट्रीम में। ये तो हो गया जब कोई अपने आप इन्फेक्शन हो रहा है, लेकिन जब हम आर्टिफिशियल इन्फेक्शन कराते हैं तो जो वायरस है वो इंजेक्ट करते हैं सबक्यूटेनियसली, जिसकी वजह से वो डायरेक्टली ही ब्लड सर्कुलेशन में चला जाता है। हमें ना रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट वाला रूट नहीं चाहिए होता। फॉर दिस रीज़न मीज़ल वैक्सीन शुड बी गिवन विद इन द 2 to 3 days आफ्टर एक्सपोजर। हम मतलब जब एक्सपोजर होगा, जब है ना जब कोई इन्फेक्शन होगा, तो फिर हमें उसके 2 से 3 दिन बाद ही दे देनी चाहिए, क्योंकि जब है ना जब नेचुरल वायरस का जब इन्फेक्शन होगा तो क्लिनिकल सिम्टम्स होने से पहले ही वो इम्यूनिटी प्रोड्यूस हो जाएगी, ठीक है? तो अब सेकंड क्या है? मीज़ल इम्यूनोग्लोबुलिन। अब हम इसमें इम्यूनोग्लोबुलिन दे रहे हैं, हम इसमें पैसिव इम्यूनाइजेशन करा रहे हैं। डोज कितनी होती है? 0.25 ml पर केजी ऑफ बॉडी वेट। इरेडिकेशन, लाइक स्मॉल पॉक्स मीज़ल इरेडिकेशन प्रोग्राम और स्ट्रेटजीज आर फॉलोड। जैसे कि स्मॉल पॉक्स को वो कर दिया है इरेडिकेट, ऐसे ही हम मीज़ल को इरेडिकेट करने के लिए हमने कुछ प्रोग्राम और स्ट्रेटजीज़ चलाई थी, ठीक है? तो WHO मीज़ल एलिमिनेशन स्ट्रेटजी इरेडिकेशन जैसे कि है ना स्मॉल पॉक्स को इरेडिकेट कर दिया है, मतलब इरेडिकेट मतलब सब जगह से उसको हटा देना, ख़त्म कर देना, ठीक है? तो जैसे कि स्मॉल पॉक्स को अगर
इरेडिकेट कर दिया है। ऐसे ही मीज़ल्स को इरेडिकेट करने के लिए प्रोग्राम और स्ट्रैटेजीज़ चलाई थी। जो WHO मीज़ल एलिमिनेशन स्ट्रैटेजी में क्या है, उसमें 3 पार्ट हैं वैक्सीनेशन स्ट्रैटेजीज़ के, जैसे कि कैच अप, कीप अप और फ़ॉलो अप। कैच अप में क्या है, एक ही बार में वैक्सीनेशन कैंपेन मतलब कराना, मतलब एक बार में वैक्सीनेशन कैंपेन उन्होंने शुरू किया था, जिसमें कि जो बच्चे हैं 9 मंथ से 14 ईयर तक के बच्चे, उनको टारगेट किया गया था कि इनको हमें वैक्सीन देनी है, ठीक है? रिगार्डलेस ऑफ हिस्ट्री ऑफ मीज़ल डिसीज़ और वैक्सीनेशन स्टेटस। मतलब क्या है कि उससे फ़र्क नहीं पड़ता कि उससे मीज़ल डिसीज़ हुई है या वैक्सीनेशन हुआ है, लेकिन हम 9 मंथ से 14 ईयर के बच्चों तक पूरा वैक्सीनेशन हमें उनको कराना है। एक ही बार में इन्होंने कैंपेन चलाया था। कीप अप में क्या है, उनका टारगेट कौन थे, 9 मंथ से 14 ईयर के बच्चे। कीप अप में क्या है कि है ना, दिस इज़ रूटीन वैक्सीनेशन शेड्यूल इन व्हिच एम इज़ टू वैक्सीनेट एटलीस्ट 95% ऑफ चिल्ड्रन। मतलब इनका एक रूटीन वैक्सीनेशन शेड्यूल चलाया था इन्होंने, जिसमें उनका एम था कि है ना, कम से कम वो 95% बच्चों को वैक्सीनेट कर सकें। अब आते हैं फ़ॉलो-अप पे। फ़ॉलो-अप में क्या है कि है ना, ये नेशन वाइड वैक्सीनेशन कैंपेन है, जिसमें है ना क्या है कि हर 2 से 4 साल बाद होता है, और वो बच्चे जो कि कैचअप कैंपेन में छूट गए हैं, उनको ये कवर करते हैं। ये बच्चे उनके टारगेट होते हैं, ठीक है? तो अब इसमें एक नोट है, इसमें क्या है कि है ना, जो जो बच्चे वो सीवियर मीज़ल्स से सफ़र कर रहे हैं, या फिर है ना उस एरिया के बच्चे जो कि जिस एरिया में हाई फर्टिलिटी रेट है, उनको विटामिन ए दिया जाए, और जो वो उन बच्चों को भी विटामिन ए दिया जाए जिनमें एक्यूट डेफिशिएंसी है विटामिन ए की, ठीक है? तो उनके मतलब उनको मीज़ल्स के साथ विटामिन ए भी दिया जाता है, जिसकी वजह से वो डेफिशिएंसी भी क्योर हो सके। तो ये है हमारा मीज़ल्स पे एक छोटा-सा वीडियो। अगर आपको पसंद आया और ये आपके लिए हेल्पफुल है, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, और अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप हमारे चैनल की मेंबरशिप ले सकते हैं। थैंक यू।